हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज इस क्लास में चर्चा करेंगे मानव में ग्रंथियां। देखिए, नौकरी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अपन देखते हैं कि ग्रंथियों से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए मानव शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं उनको एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं मानव ग्रंथियों में। सबसे पहले मानव की जो ग्रंथियां हैं उसके प्रकार। मानव ग्रंथियों के प्रकार। तो देखिए, मानव में जो ग्रंथियां होती हैं वो ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की। मानव ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं जिनको क्रम से नाम दिया जाता है। नंबर 1 पे बहिस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथि। देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है। मानव शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जिनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ किसी नलिका के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या उनसे निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ है वो नलिकाओं के माध्यम से उनके लक्ष्य स्थान तक पहुंचते हैं। तो ऐसी जो ग्रंथियां शरीर में होती हैं उन ग्रंथियों को कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथियां, अर्थात नलिका युक्त ग्रंथियां भी इनको कहा जाता है। ऐसी ग्रंथियां मानव शरीर में जो होती है वो होती है स्वेद ग्रंथि, जिसको कहते हैं पसीना ग्रंथि। साथ ही साथ यकृत ग्रंथि, साथ ही साथ सेबेसियस ग्रंथि, साथ ही साथ लार ग्रंथि। यहां पर देखिए मैंने लिखा है स्वेद, यकृत, सेबेसियस, लार। ये जो 4 ग्रंथियों के मैंने नाम लिखे हैं, चारों की चारों ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियों की श्रेणी में आती है, क्योंकि इन चारों ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ किसी नलिका के माध्यम से लक्ष्य स्थान तक पहुंचते, इसलिए इनको कहेंगे बहिस्रावी ग्रंथियां। जस्ट इसके बाद नंबर 2 पे जो ग्रंथि आती है उसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसका विपरीत होता है। अर्थात शरीर में ऐसी ग्रंथियां जिनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ किसी भी नलिका के माध्यम से लक्ष्य स्थान तक नहीं पहुंचते, अर्थात इनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को सीधे ही रक्त में छोड़ दिया जाता है, उन ग्रंथियों को कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव शरीर के अंदर जैसे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये ऐसी ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों की श्रेणी में आती हैं। साथ ही साथ नंबर 3 पे जो ग्रंथि होती है वो होती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का अर्थ क्या होता है। देखिए, हमने नंबर 1 पे पढ़ा है बहिस्रावी ग्रंथि और नंबर 2 पे पढ़ा है अंतःस्रावी ग्रंथि, अर्थात ऐसी ग्रंथि जिनमें बहि और अंतःस्रावी दोनों के गुण पाए जाते हैं स्रावी पदार्थ के आधार पर लक्ष्य स्थान तक ले जाने के लिए। जैसे अर्थात जिस ग्रंथि के अंदर कुछ रसायनों को ले जाने के लिए नलिकाएं होती हैं और कुछ रसायनों को सीधे ही रक्त में छोड़ दिया जाता है, तो दोनों के गुण उसके अंदर मौजूद है, इसलिए हम उस ग्रंथि को नाम देते हैं मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है अग्नाशय ग्रंथि। ये मिश्रित ग्रंथि है। साथ ही साथ और पढ़ना चाहते हैं तो वृषण ग्रंथि भी वृषण ग्रंथि भी मिश्रित ग्रंथि है, और साथ ही साथ अंडाशय जो है वो भी एक मिश्रित ग्रंथि है। ये तीनों ही मिश्रित ग्रंथि की श्रेणी में आते हैं। इनसे निकलने वाले कुछ रसायनों को तो रक्त में सीधा छोड़ दिया जाता है, जो अंतःस्रावी का लक्षण हो गया, और कुछ को नलिकाओं के द्वारा लक्ष्य स्थान तक ले जाया जाता है, इसलिए जो गुण हो गया वो हो गया बहिस्रावी का। तो हम इन ग्रंथियों को नाम देंगे मिश्रित ग्रंथि। तो ये तो था ग्रंथियों के प्रकार, यानी कि 3 टाइप्स
तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर एक पे बहिस्रावी, दूसरे पे अंतःस्रावी, तीसरे पे मिश्रित ग्रंथि। और इनसे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए और पूछे जा रहे हैं और पूछते रहेंगे इस तरीके से। तो इसके पश्चात साथ ही साथ में यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले बता देता हूँ कि इन ग्रंथियों के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी अर्थात बायोलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर एक शाखा होती है जिसका नाम होता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी का अर्थ हुआ कि जब ग्रंथियों का अध्ययन विज्ञान की या जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है तो उसको अपन एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, या उसको हिंदी में बोलेंगे तो अपन कहेंगे अंतःस्रावी विज्ञान। इसको बोलेंगे अंतःस्रावी विज्ञान। और अंतःस्रावी विज्ञान का अगर जनक के बारे में पूछा जाए तो वो होता है थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये मानव शरीर में कौन कौन सी होती हैं और उनको एक एक करके क्लास वाइज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही लिख दिया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल है, थायराइड है। तो कुछ और भी होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनको मैं क्रम से यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे नंबर एक पे मैंने पहले ही लिख दिया है पीयूष ग्रंथि। उसके पश्चात नंबर दो पे थायराइड ग्रंथि। उसके पश्चात नंबर तीन पे पैरा थायराइड ग्रंथि। नंबर चार पे एड्रिनल ग्रंथि। और नंबर पांच पे अग्नाशय ग्रंथि। और नंबर छह पे जनन ग्रंथि। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथियां हैं उनके बारे में मैंने लिखा है, यहाँ पे उनके नाम लिखे हैं जिनको अपन क्रम से एक एक करके और अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज इसी क्लास के अंदर मैं चर्चा कर रहा हूँ पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो क्या होती है? देखिए, मानव शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि जो है उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो संरचना है उसको मैंने आपके सामने यहाँ पर बना रखा है। ये जो संरचना है ये पीयूष ग्रंथि की है। इस पीयूष ग्रंथि के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका जो आकार होता है, पीयूष ग्रंथि का जो आकार है वो होता है मटर के दाने के समान। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान, या मटर के अंदर जो बीज होता है फल के अंदर उसके आकार का होता है। साथ ही साथ ये कहां पर स्थित होती है मानव शरीर में? स्थिति, मानव शरीर में इसकी जो स्थिति है वो मस्तिष्क में एक स्फीनोइड अस्थि होती है। कौन सी अस्थि होती है? स्फीनोइड अस्थि। और इससे बनी एक गुहा होती है जिसको बोलते हैं सेलाडर्सिका। सेलाडर्सिका। इस सेलाडर्सिका गुहा के अंदर मानव मस्तिष्क के अंदर पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। इसके पश्चात इस पीयूष ग्रंथि को एक नाम दिया जाता है और वो नाम होता है, इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। साथ ही साथ इसको बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। क्या और कह सकते हैं? बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, अर्थात पीयूष ग्रंथि को ही बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितनी भी हमने ग्रंथियां यहाँ पे लिखी हैं, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, जनन, और भी अपन पढ़ेंगे बहुत सारी पीनियल ग्रंथि है।
थाइमस ग्रंथि है, तो उन पर सब पर कंट्रोल कौन करता है? ये ग्रंथि करती है, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। इसलिए अपन इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि, बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही साथ इसकी संरचनात्मक दृष्टि से अगर बात करें तो संरचना में इसके 3 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3, ये जो प्रथम भाग होता है इसका, ये इसका कहलाता है ये जो भाग है, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया इसको, ये जो भाग होता है ये होता है अग्रपाली सबसे प्रथम। फिर इनके दोनों के बीच में ये जो संरचना है ये इसकी होती है मध्यपाली। और अग्रपाली और मध्यपाली दोनों को संयुक्त रूप से एक नाम दिया जाता है, वो नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। अर्थात ध्यान रखेंगे, अग्रपाली और मध्यपाली या अग्रपिंड और मध्यपिंड दोनों संयुक्त होकर के एक नाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। साथ ही साथ जो तीसरे नंबर का खंड इसका बच गया, तीसरा जो पार्ट बच गया, तीसरी जो पाली बच गई, उसको अपन नाम देते हैं पश्चपाली या उसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो पीयूष ग्रंथि में साथ ही साथ जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं, उन हार्मोनों के बारे में चर्चा करते हैं। हार्मोन, इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो 2 प्रकार से निकलते हैं। एक तो इससे निकलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा निकलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से। जो एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलते हैं, उस एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए नंबर 1 पे एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन, इससे जो प्रथम हार्मोन निकलता है वो है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का जो कार्य होता है वो होता है मानव शरीर की वृद्धि से संबंधित। अर्थात सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है, इसकी अगर यदि कमी हो जाती है तो उस समय मानव शरीर में जो रोग होता है वो होता है बौनापन, लंबाई का कम होना। और अगर यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो उस समय जो रोग होता है वो होता है लंबापन। लंबापन यानी कि मानव जो है वो दानवाकार दिखाई देता है। साथ ही साथ एक रोग और होता है इसकी कमी से, जिसको कहते हैं साइमंड रोग। साइमंड रोग अर्थात प्रतिरक्षा में कमी आती है। तो इस तरीके से यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाला हार्मोन सोमेटोट्रोपिन कार्य शरीर की ग्रोथ करने में, साथ ही साथ अगर कमी हो जाती है तो बौनापन, अधिकता होती है तो लंबापन, दानवाकार, और साइमंड एक रोग होता है वो कमी से ही होता है, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो कमजोर हो जाता है। इसके पश्चात इससे सोमेटोट्रोपिन के बाद में जो हार्मोन निकलता है वो है गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेडोट्रोपिन देखिए गोनेडोट्रोपिन, इसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है FSH। और FSH का पूरा नाम होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो कार्य होता है वो होता है मादा मानव में पुट्टिकाओं का निर्माण करना और नर मानव में शुक्र जनन को प्रेरित करना। फिर नंबर 2 पे जो हार्मोन्स निकलता है गोनेडोट्रोपिन श्रेणी का वो है LH हार्मोन। LH
LH का अर्थ होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है ये ICSH श्रेणी का होता है, या ICSH के समान कार्य करता है, और जिससे मादाओं में अंड उत्सर्ग क्रिया को प्रेरित किया जाता है। इसके पश्चात नंबर 3 पे जो हार्मोन है वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखिए प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या है? ये प्रसव के समय यानी कि प्रसव के बाद में दुग्ध के स्रावण को प्रेरित करता है या दुग्ध संश्लेषण करता है। प्रसव के बाद में दुग्ध संश्लेषण का कार्य करता है। और नंबर 4 पे मैं साथ साथ बता दूं, प्रोलैक्टिन एक कार्य और भी करता है, पक्षियों में घोंसले बनाने को प्रेरित करता है, एक पैतृक संरक्षण का भी कार्य करता है। और उसके पश्चात नंबर 4 पे है MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कार्य होता है मिलेनिन वर्णक का निर्माण करना। मिलेनिन वर्णक का निर्माण करना। और मिलेनिन वर्णक क्या कार्य करता है? त्वचा के रंग को गहरा करता है, और शरीर में तिल और चकत्ते जो बनते हैं, चित्ते जिनको कहते हैं, तिल और चित्ते, उनके लिए उत्तरदायी हार्मोन है MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन से निकलने वाला मिलेनिन वर्णक तिल और चित्ते के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये जो हार्मोन्स मैंने बताए हैं, जितने भी ये सारे के सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि की जो प्रथम जो मैंने भाग बताया था, अग्रपाली और मध्यपाली, जिनको दोनों को संयुक्त रूप से अपन ने कहा एडिनो हाइपोफाइसिस, उससे निकलते हैं। साथ ही साथ उसका जो दूसरा पार्ट बच गया जिसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें से नंबर 1 पे जो हार्मोन्स आता है वो है वैसोप्रेसिन। या इसको कहते हैं पिट्रेसिन, या इसको कहते हैं ADH, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन, पिट्रेसिन या एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन का कार्य होता है वृक्कों को जल अवशोषण के लिए प्रेरित करना। अर्थात अगर यदि ADH हार्मोन की कमी हो जाती है तो मूत्र में जल की मात्रा का अधिक उत्सर्जन होता है, जिससे एक रोग उत्पन्न हो जाता है शरीर के अंदर, उसको बोलते हैं पिपासा रोग। पिपासा, या इस पिपासा का दूसरा नाम होता है डायबिटीज मेलिपेटस, अर्थात शरीर में जल की कमी हो जाती है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पे जो हार्मोन्स आता है इससे पीयूष ग्रंथि का जो लास्ट हार्मोन है वो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कार्य करता है? ऑक्सीटोसिन प्रसव क्रिया के बाद में दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है दुग्ध ग्रंथियों के अंदर, और साथ ही साथ प्रसव के समय मांसपेशियों को संकुचित और शिथिलित करने का कार्य, फैलाने का कार्य करता है। इस तरीके से इसके बाद जस्ट आगे जो 2 नंबर की ग्रंथि आएगी थायराइड ग्रंथि, उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।